बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सब लोगों का गैलेक्सी टीचर्स क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आप जानते हैं कि हम लोग इस समय सीटेट के जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं, और उसी श्रृंखला में आज हम पुनः उपस्थित हैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के संस्कृत विषय में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण गद्यांशों को लेकर। और उन गद्यांशों का हम लोग सबसे पहले भावार्थ समझेंगे, उसके बाद उस पर आधारित जो भी प्रश्न आए हैं उनके उत्तर देने का हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास की करते हैं शुरुआत और सीधे हम लोग चलते हैं गद्यांश पर, देखते हैं कि आज का गद्यांश क्या है। तो सबसे पहले देखिए, आपको निर्देश दिख रहा होगा, प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक इन प्रश्नों को गद्यांशम पठित्वा, गद्यांश में पढ़ करके। अच्छा देखिए, यहाँ पर 8 प्रश्न है, यहाँ गलती से 9 लिख गया है, कोई बात नहीं, इसको आप छोड़ दीजिएगा, है ना। 9 नहीं है, 8 प्रश्न है। तो निर्देश लिखा है गद्यांशम पठित्वा अष्ट प्रश्नानाम समीचीनानि उत्तराणि देयानि। गद्यांश को पढ़ करके 8 प्रश्नों के जो समीचीन उत्तर हों, अर्थात जो सही उत्तर हों, उन्हें देना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं गद्यांश की और देखते हैं सबसे पहले संक्षिप्त रूप में इसका भावार्थ क्या होगा। बड़ा सुंदर सा गद्यांश है, वर्तमान की एक जो बड़ी विषम स्थिति है, समस्या है, उस पर आधारित ये गद्यांश है। तो गद्यांश के भावार्थ को समझते हैं। भारतवर्ष में भ्रष्टाचारस्य अद्यापि महती समस्या विद्यते। भारतवर्ष में भ्रष्टाचार की अद्यापि मतलब आज भी महती समस्या विद्यते, महती समस्या विद्यमान है। भारत देश में आज भी भ्रष्टाचार की महती समस्या विद्यमान है। आज भी से मतलब यहाँ पर क्या है, लिखा है भारतवर्ष में भ्रष्टाचार की अद्यापि, अद्यापि मतलब आज भी। तो आज भी से तात्पर्य क्या है, क्या इसके पहले ये समस्या नहीं थी, या कब से ये समस्या प्रारंभ हुई भ्रष्टाचार की। हालांकि भ्रष्टाचार तो बड़ी पुरानी समस्या है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि गद्यांश क्या कह रहा है। तो भारतवर्ष में भ्रष्टाचार की आज भी महती समस्या विद्यमान है। वस्तुतः भ्रष्टाचारस्य बीज वपनम तो आंग्ल प्रशासनांतर्गतम एव आसीत। वास्तव में भ्रष्टाचार का जो बीज वपन हुआ, बीज वपन का मतलब होता है बीज बोना, वपन का मतलब क्या होता है, बीजम का मतलब हो गया बीज, और वपनम का मतलब क्या होता है, बोना, है ना। बीज बोना क्या कहलाता है, बीज वपन। तो भ्रष्टाचार का जो बीज वपन था, मतलब भ्रष्टाचार का जो बीज बोया गया था, वो कब बोया गया था, आंग्ल प्रशासन अंतर्गतम एव आसीत। भ्रष्टाचार का बीज तो आंग्ल प्रशासन के अंतर्गत ही, मतलब जब हमारे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन था, अंग्रेजों की सरकार थी, तो अंग्रेजों के प्रशासन में ही भ्रष्टाचार का बीज बो दिया गया था। भ्रष्टाचाराद बलात् एव, भ्रष्टाचार के बल से ही, अर्थात भ्रष्टाचार के बल पर ही ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी, उसने भारतवर्षे राज्यम कर्तुम अशक्नोत। भ्रष्टाचार के बल पर ही ब्रिटिश सरकार भारत में शासन कर पाई थी। अगर भारत में भ्रष्टाचार का बीज ना बोया होता ब्रिटिश सरकार ने, तो इतने लंबे समय तक भारतवर्ष पर शासन ना कर पाती। परंतु ऐशा आशा आसीद, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक शब्द आया है ऐशाशा। तो ऐशाशा का मतलब क्या है, ऐशाशा में दीर्घ संधि है, और इसका संधि विच्छेद अगर करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा ऐशा धन आशा, ठीक है, ऐशा धन आशा। परंतु ध्यान दीजिए, कहा जा रहा है गद्यांश में कि जो भ्रष्टाचार का बीज बोया गया, वो कब बोया गया, तो वो अंग्रेजी सरकार के समय ही बो दिया गया था। और इसी भ्रष्टाचार के बल पर अंग्रेजों ने हमारे यहाँ इतने दिन हुकूमत की, इतने दिन अपना राज्य किया। अगर भ्रष्टाचार ना होता तो अंग्रेज इतने दिन तक हम पर शासन न कर पाते। परंतु ऐशा आशा आसीद, किंतु दुख की बात यह है कि ऐशा आशा आसीत, हमें तो ऐसी आशा थी। ऐशा का मतलब है यह, आशा मतलब आशा।
तो हमें ये आशा थी यत कि स्वतंत्रता प्राप्य, जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तो स्वतंत्रता को प्राप्त करके भारतवर्षम भ्रष्टाचार मुक्तम राष्ट्रम भविष्यति। हमें तो ये आशा थी कि जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी तो स्वतंत्रता को प्राप्त करके भारतवर्ष भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र हो जाएगा। अहोबत, लेकिन दुर्भाग्य है, दुर्भाग्यम एतत् यत कि यह दुर्भाग्य है कि स्वतंत्रता प्राप्तेः अनंतरम, बड़ी दुख की बात है, ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, हम लोगों का। हमने तो सोचा था कि जब स्वतंत्रता हम प्राप्त कर लेंगे तो हमको भ्रष्टाचार से भी मुक्ति मिल जाएगी, हमारा देश, हमारा भारतवर्ष भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगा। किंतु दुर्भाग्य की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ते अनंतरम, स्वतंत्रता प्राप्त के पश्चात भी भ्रष्टाचारो अधिकतरो अवर्धत, भ्रष्टाचार जो था वो और अधिक बढ़ गया। अधिकतरो मतलब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया। हमें आशा थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करके हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम मुक्त नहीं हो पाए, अपितु भ्रष्टाचार और अधिक बढ़ गया। सर्वासु संस्थासु, सभी संस्थाओं में, भारत देश की जितनी भी संस्थाएं हैं सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार से प्राबल्यम वर्तते, भ्रष्टाचार की प्रबलता दिखाई देती है। कोई भी संस्था हो, सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार की प्रबलता दिखाई देती है। उत्कोचम विना तू कस्याप नियतम अपि कार्यम न भवति, हमारी जो संस्थाएं हैं, हमारे देश की जो संस्थाएं हैं उनमें ऐसा दिखता है कि वहाँ पर कोई भी नियत कार्य क्यों ना हो, मतलब निर्धारित कार्य क्यों ना हो, कितना भी आवश्यक कार्य क्यों ना हो, लेकिन कोई भी कार्य उत्कोचम बिना, बिना उत्कोच के, उत्कोच किसको कहते हैं तो ध्यान दीजिए, उत्कोच का मतलब होता है रिश्वत। उत्कोच का मतलब क्या होता है, रिश्वत होता है। क्या होता है मतलब रिश्वत, ठीक है। या रिश्वत भी नहीं समझ पा रहे हैं तो क्या होता है घूस, और घूस भी ना समझ पा रहे हो तो क्या होता है चाय पानी कराना, है ना, चाय पानी भर का खर्च देना। तो हमारे यहाँ जितनी भी संस्थाएं हैं प्रत्येक संस्था में भ्रष्टाचार फैला हुआ है, कोई भी संस्था भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है, हर संस्था में भ्रष्टाचार की अधिकता है। उत्कोचम बिना तो, बिना घूस के, बिना उत्कोच के, बिना रिश्वत के, कस्यापि कोई भी नियतम अपि निर्धारित कार्यम न भवति, बिना घूस के किसी भी संस्था में कोई भी निर्धारित कार्य भी नहीं होता है। अर्थात जो कार्य वहाँ के अधिकारियों को निश्चित रूप से करना ही है, वो करने वाले कार्य भी बिना रिश्वत के वो अधिकारी नहीं करते हैं। ये खलु प्रशासने अधिकारिणः सन्ति, ये मतलब जो, खलु मतलब निश्चित रूप से, प्रशासने अधिकारिणः, भारत के प्रशासन में जो अधिकारी हैं, ते उच्चैः शिक्षिताः सन्ति, वे उच्च शिक्षित हैं, मतलब उन्होंने बड़ी बड़ी डिग्रियां ली हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है, बहुत पढ़ाई की है, उच्च शिक्षा को प्राप्त किया है। परंतु तेषां व्यवहारे तो शिक्षायाः विपरीतः एव प्रभावः संजातः, उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की है लेकिन दुर्भाग्य है कि उनके व्यवहार में, व्यवहार मतलब उनके आचरण में शिक्षायाः विपरीतः एव प्रभावः संजातः, शिक्षा के विपरीत प्रभाव ही दिखाई देता है, या शिक्षा के विपरीत प्रभाव ही उनके व्यवहार में उत्पन्न होता है। अब शिक्षा का प्रभाव क्या होना चाहिए, तो आगे लिखा हुआ है एतत् मन्यते यत शिक्षां प्राप्य जनः, ऐसा माना जाता है, हमारे यहाँ की भारत देश की जो मान्यता है वो ये है कि शिक्षां प्राप्य जनः, जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त कर लेता है वो शिक्षा प्राप्त करके वह व्यक्ति संस्कार युक्तो भवति, बड़ा संस्कार युक्त हो जाता है। शिक्षा प्राप्त करके लोग हमारे यहाँ संस्कारवान बनते थे, संस्कार युक्त होते थे, किंतु और आत्मन आचारेण अन्यान, और शिक्षा प्राप्त करके लोग संस्कारवान होते हैं और आत्मन आचारेण अन्यान शिक्षयति, और अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपने क्रियाकलापों से दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं।
आदर्श समाजस्य च निर्माता भवति, और आदर्श समाज के निर्माता होते हैं। हमारे यहाँ शिक्षा का मतलब था कि कोई व्यक्ति अगर शिक्षा प्राप्त कर ले तो शिक्षा प्राप्त करके वह व्यक्ति क्या करता था, अपने आचरण के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने क्रियाकलापों के द्वारा अन्य लोगों को भी शिक्षित करता था और उनको भी सदाचार की शिक्षा देता था और इस तरह से एक आदर्श समाज की स्थापना करता था। परंतु एतत् अवलोक्यते, किंतु इस समय की जो स्थिति है उसमें एतत् अवलोक्यते, ऐसा दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? तो परंतु एतत् अवलोक्यते, किंतु इस समय ऐसा दिखाई देता है यत कि उच्च शिक्षिताः एव जनाः, जो उच्च शिक्षित लोग हैं, जिनको एक आदर्श समाज की स्थापना करनी चाहिए, जिनको अपने क्रियाकलापों के द्वारा दूसरों को शिक्षा देनी चाहिए, ऐसे उच्च शिक्षित लोग ही भ्रष्टाचारस्य नवीनान उपायान अन्विष्यन्ते। ऐसे शिक्षित लोग ही, जो उच्च शिक्षित हैं, ऐसे उच्च शिक्षित लोग ही भ्रष्टाचार के नवीन उपायों का अन्वेषण करते हैं, खोज करते हैं। आप देखिए भाई, हमारे यहाँ एक सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उच्च शिक्षित होता है। सीए की पढ़ाई अपने आप में एक कीर्तिमान होती है, उच्च शिक्षित होता है, लेकिन आपको अपना धन कैसे बचाना है, टैक्स चोरी कैसे करनी है, कैसे सरकार को चूना लगाना है, ये सारे उपाय कौन बताता है, उसके सारे रास्ते कौन निकालता है? एक सीए ही निकालता है। तो पहले हमारे यहाँ शिक्षित लोग आदर्श समाज की स्थापना करते थे, अपना व्यवहार संस्कारवान बनाते थे, अपना आचरण संस्कारवान बनाते थे और अपने संस्कारों से दूसरे को भी शिक्षित करते थे। लेकिन वर्तमान में जो जितना उच्च शिक्षित है वो उतना ही बेईमान है, भ्रष्टाचारी है, मक्कार है। और इसका उदाहरण हमको इस समय ये दिखाई देता है कि जितने उच्च शिक्षित लोग हैं वहीं भ्रष्टाचार के नए नए उपाय खोजते हैं और मिथ्या आचरण, अपने मिथ्या आचरण के द्वारा, अपने झूठे आचरण के द्वारा, अपने दिखावटी आचरण के द्वारा समाजम दूषयन्ति, इस पूरे समाज को क्या करते हैं? दूषित करते हैं, प्रदूषित करते हैं, भ्रष्टाचार युक्त बनाते हैं। तो ये तो हो गया इस गद्यांश का संक्षेप में भावार्थ। अब हम देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न क्या हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने आ रहा है और पहला प्रश्न है, भारतवर्षे भ्रष्टाचारस्य बीज वपनम केन कृतम। भारतवर्ष में भ्रष्टाचार का बीज वपन किसके द्वारा किया गया, अर्थात किसके द्वारा भारतवर्ष में भ्रष्टाचार का बीज बोया गया? तो क्या अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार का बीज बोया गया, नेतृभिः नेताओं के द्वारा, शिक्षित जनैः शिक्षित लोगों के द्वारा, या फिर आंग्ल प्रशासनेन अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा? तो अभी हमने गद्यांश में पढ़ा कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का बीज तो अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा ही बो दिया गया था। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। भारतवर्षे भ्रष्टाचारस्य बीज वपनम केन कृतम, भारतवर्ष में भ्रष्टाचार का बीज वपन किसके द्वारा किया गया? तो आंग्ल प्रशासनेन, किसके द्वारा हुआ है बोलिए? आंग्ल प्रशासन के द्वारा, अर्थात अंग्रेजी प्रशासन के द्वारा। अगला प्रश्न है, भ्रष्टाचार प्रबलतया कुत्र विद्यते। भ्रष्टाचार प्रबलता से कहाँ विद्यमान है? भ्रष्टाचार मजबूती के साथ कहाँ विद्यमान है, कहाँ दिखाई देता है? सर्वेषाम व्यवहारे, क्या सभी के व्यवहार में दिखाई देता है? मंत्रिषु, क्या केवल मंत्रियों के आचरण में भ्रष्टाचार है व्याप्त, या शिक्षित जनेषु, पढ़े लिखे लोगों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, या फिर सही उत्तर क्या होगा? सर्वासु संस्थासु। तो अभी अभी हमने पढ़ा गद्यांश में कि जितनी भी संस्थाएं हैं सभी संस्थाओं में भ्रष्टाचार प्रबलता से व्याप्त है। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। भ्रष्टाचारः शब्दे कः समासः विद्यते। भ्रष्टाचारः शब्दे, अर्थात भ्रष्टाचार शब्द में कः समासः विद्यते, कौन सा समास विद्यमान है, अर्थात हमें बताना है भ्रष्टाचार शब्द में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? आचार की। किसकी बात कर रहे हैं? आचार की। आचार मतलब आचरण,
और आचार हमारा कैसा है बोलिए, भ्रष्ट है। कैसा है, भ्रष्ट है। तो यहाँ पर एक पद क्या है, विशेष्य है, और एक पद क्या है, तो एक पद है आपका विशेषण। और जहां पर एक पद विशेष होता है, एक पद विशेषण होता है, वहां पर समास कौन सा होता है बोलिए, तो वहां पर समास हो जाता है कर्मधारय समास। क्या हो जाता है, कर्मधारय समास। भ्रष्टाचारः, इसमें समास कौन सा है, षष्ठी तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या कर्मधारय है, या फिर दुग है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर ना तो द्विगु है, ना द्वंद्व है, ना षष्ठी है। कौन सा समास है, कर्मधारय समास। भ्रष्टम च तत आचारः, ऐसा आचरण जो भ्रष्ट है वो क्या है, भ्रष्टाचार है। कर्मधारय समास हो जाएगा, सी विकल्प सही है। भ्रष्टम च तत आचारः, ठीक है, भ्रष्टाचार हो जाएगा। उत्कोच शब्द से को अर्थ, अगला प्रश्न है उत्कोच शब्द का क्या अर्थ है। तो उत्कोच शब्द का अर्थ क्या है ये हमें बताना है। क्या उत्कोच का मतलब होता है चौर्यम, चोरी करना, छला, छल करना, प्रवंचनम, किसी को ठगना, प्रवंचना मतलब ठगना होता है, या गुप्त रूपेण अवैध धन प्राप्ति, गुप्त रूप से अवैध धन को प्राप्त करना। तो बताइए उत्कोच शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, क्या चोरी, या फिर छल, या फिर प्रवंचना मतलब किसी को ठगना, या क्या होगा गुप्त रूपेण अवैध धन प्राप्ति। और निश्चित रूप से ये चौथा विकल्प ही सही है। जब हम गुप्त रूप से अवैध धन प्राप्त करते हैं, लोगों की नजरों से बचा करके, छिपा करके अवैध तरीके से धन प्राप्त करते हैं, वो क्या कहलाता है, उत्कोच कहा जाता है। तो उत्कोच शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा, डी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है उसको देखते हैं। पांचवा प्रश्न है निम्नलिखितेषु क्रियारूपेषु कर्मवाच्यस्य रूपम किम अस्ति। निम्नलिखित क्रिया रूपों में से कर्मवाच्य का रूप कौन सा है। अर्थात ये जो हमारे चार क्रिया रूप हैं, इन चार क्रिया रूपों में कर्मवाच्य का क्रिया रूप कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, कर्मवाच्य की अगर हम बात करें तो कर्मवाच्य में हम इसके पहले भी इस तरह के प्रश्न आ चुके हैं और वहां पर हम समझ चुके हैं कि कर्मवाच्य में कर्म प्रधान होता है। कौन प्रधान होता है बोलिए, कर्म प्रधान होता है। और जहां पर कर्म प्रधान होता है उसके कर्ता को हम अनुक्त कर्ता कहते हैं, और अनुक्त कर्ता में हम तृतीया लगाते हैं। तो कर्ता में हम विभक्ति कौन सी लगाते हैं, तृतीया। कौन सी लगाते हैं बोलिए, तृतीया लगाते हैं। और कर्म प्रधान होता है तो कर्म में हम क्या लगाते हैं, प्रथमा लगाते हैं, है ना। और जो क्रिया होती है वो कर्म के अनुसार, क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त होती है, तो क्रिया कर्म के अनुसार प्रयुक्त होती है। और क्रिया जो होती है वह सदैव क्या होती है, आत्मनेपद। किसकी रहती है बोलिए, आत्मनेपद, है ना। और आत्मनेपद की क्रियाएं जो होती हैं वो कैसे चलती हैं, तो आत्मनेपद की क्रियाओं में धातु के पहले, धातु के बाद हम प्रायः या लगाते हैं। जो परस्मय पद क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जब हम आत्मनेपद बनाते हैं तो धातु के अंत में हम या लगाते हैं और अंत में आत्मनेपद वाले प्रत्यय लगाते हैं, है ना। यहाँ पर देखिए अवर्धत जो है ये और अशक्नोत, ये दोनों हमारी क्रियाएं जो हैं ये परस्मय पद में हैं, और ये हमारी दोनों क्रियाएं लंग लकार की हैं, भूतकाल की हैं। अब दो क्रियाएं तो हमने हटा दी, दो क्रियाएं बची, एक क्या है विद्यते और एक क्या है मनते। और ये दोनों क्रियाएं किस पद की हैं, तो ये दोनों क्रियाएं आत्मनेय पद की हैं। और आत्मनेय पद की क्रियाएं या तो हम कहाँ प्रयोग में लाते हैं, कर्मवाच्य में, या कहाँ लाते हैं, भाववाच्य में। अब इनमें से हमें देखना है कि कौन सा रूप सही होगा। तो इनमें से जो रूप सही होगा वो हम देखते हैं, और इसको समझने के लिए हम चलते हैं गद्यांश में। ध्यान दीजिएगा, एक क्रिया है विदिते और एक क्या है, मनते है। कहाँ पर विदिते आया है और कहाँ पर मनते आया है। तो विदिते तो पहली पंक्ति में ही हमें मिल गया, विदिते कहाँ मिल गया, पहली पंक्ति में। तो यहाँ पर लिखा है भारतवर्षे भ्रष्टाचार से अद्यापि महती समस्या विद्यते। यहाँ पर समस्या विद्यमान है ऐसी बात की जा रही। कौन विद्यमान है, समस्या। और ये समस्या क्या है, यहाँ पर है कर्ता, ठीक है। तो ये तो कर्मवाच्य है नहीं, क्योंकि कर्म के अनुसार क्रिया होनी चाहिए। अब मनते का प्रयोग कहाँ पर हुआ है उसको हम देखते हैं। तो एतत् मन्यते ये लिखा हुआ है, एतत् मन्यते ऐसा माना जाता है। अब यहाँ पर भी स्पष्ट नहीं है कि कर्म
कौन है, कर्ता कौन है। लेकिन वहाँ पर स्पष्ट रूप से समस्या क्या है, कर्ता है। तो फिर सीटेट में ये होता है कि जब सही उत्तर ना मिल रहा हो, सीटेट में जब सही उत्तर ना मिल रहा हो, तो जो 4 विकल्प है उनमें से जो सबसे नज़दीक उत्तर मिलता हो आपको, जो सबसे नज़दीक मतलब पूरी तरह से सही ना हो लेकिन सही के समीप हो, उस उत्तर का चयन कर लिया जाता है। और इस आधार पर हम किस उत्तर का चयन करेंगे, किस विकल्प का चयन करेंगे, तो यहाँ पर मन्यते हो जाएगा, क्योंकि विद्यते में स्पष्ट है कि कर्म के अनुसार क्रिया नहीं है, कर्मवाच्य नहीं है, लेकिन मन्यते को अब हम चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ठीक है, तो 5वें प्रश्न का चौथा विकल्प सही है। आगे हम बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रशासनम इत्यस्य निर्मिति ही, प्रशासन इस पद की निर्मिति, निर्मिति मतलब निर्माण, केन प्रत्ययेन भवति, किस प्रत्यय के द्वारा हुआ है। प्रशासन इस पद का निर्माण किस प्रत्यय के द्वारा हुआ है। तो प्रशासन में क्या घई प्रत्यय है या फिर अन प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है या फिर सन प्रत्यय है। तो ध्यान दीजिए, प्रशासनम में अंत में ध्वनि कौन सी आ रही है, अन की ध्वनि आ रही है। प्रशासन में अंत में ध्वनि कौन सी आ रही है, अन। और अन जो ध्वनि है ये किसके स्थान पर होती है, तो ये होती है ल्युट प्रत्यय के स्थान पर। आपने इसी चैनल पर आपको प्रत्यय वाले वीडियो मिल जाएंगे, प्रत्यय की क्लास कराई गई हैं, और उसमें देखिएगा ल्युट प्रत्यय आप पढ़िएगा, ल्युट प्रत्यय का वीडियो आप देखिएगा, वो क्लास देखिएगा, वहाँ ल्युट प्रत्यय को बड़े विस्तृत तरीके से समझा गया है। तो ल्युट प्रत्यय के इस ला का और टा का लोप हो जाता है, यू शेष रहता है, और यू का आदेश क्या हो जाता है, एक सूत्र होता है इवोर ना को, उससे अन आदेश हो जाता है। तो यहाँ प्रशासन में अंत में अन शेष है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, ल्युट। कैसे बना है ये शब्द, तो प्रा उपसर्ग है, शास धातु है, और प्रत्यय कौन सा है, ल्युट प्रत्यय है। और इस तरह से शब्द क्या बना है, प्रशासन। क्या बना है बोलिए, प्रशासन। तो निश्चित रूप से हमारा यहाँ पर सी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है उसको समझते हैं। संति कस्य धातोः रूपम अस्ति, ये जो संति धातु रूप है ये किस धातु से बना हुआ है। संति कस्य धातोः रूपम अस्ति, संति क्रियापद किस धातु का रूप है। तो क्या संति सन धातु का रूप है या फिर सद धातु का रूप है, भू का है या फिर अस का है। तो यहाँ पर हम जानते हैं अस धातु से जब हम लट लकार प्रथम रूप में, प्रथम पुरुष में रूप बनाते हैं तो रूप बनते हैं अस्ति इस्तः संति। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 8वां प्रश्न क्या है। तो 8वां प्रश्न है प्रभाव शब्दस्य निर्मिति ही केन प्रत्ययेन भवति। फिर से आपका प्रत्यय से संबंधित प्रश्न आ गया। पूछा जा रहा है कि प्रभाव शब्द का निर्माण किस प्रत्यय के द्वारा हुआ है। तो प्रभाव शब्द का निर्माण क्या वत प्रत्यय के द्वारा हुआ है या फिर घई प्रत्यय के द्वारा, व के द्वारा अथवा आव के द्वारा। देखिए प्रभाव शब्द का निर्माण हुआ है किसके द्वारा, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है आपका, घई। ठीक है, यहाँ पर प्रा उपसर्ग पूर्वक भू धातु से घई प्रत्यय का विधान करने पर हमारा शब्द क्या बना, प्रभावः। ठीक है, तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा विकल्प सही हो जाएगा, घई। इस 8वें प्रश्न का सही उत्तर क्या है, घई। ठीक है, तीसरा विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। तो आगे अगला प्रश्न तो नहीं है, लेकिन पुनः एक छोटा सा गद्यांश दिया हुआ है। ठीक है, अब इस गद्यांश के भावार्थ को समझते हैं, तत्पश्चात इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनका हम लोग उत्तर देने का प्रयास करेंगे। ऊपर निर्देश दिया हुआ है, निर्देश हम लोग पहले ही समझ चुके हैं, पुनः के समझ लें तो वहीं निर्देश दोबारा दिया गया है कि अधोलिखित गद्यांश को पढ़ करके और सप्त प्रश्नानाम समीचीनान उत्तराणि देयानि, 7 प्रश्नों के समीचीन उत्तर दीजिए। इसका मतलब है कि इसके पहले हमने 8 प्रश्न पढ़ लिए हैं, है ना। 15 प्रश्न होते हैं अपठित से और 15 प्रश्न होते हैं पेडागोजी से। तो 8 प्रश्न हमने पहले गद्यांश पर आधारित पढ़े और 7 प्रश्न हम इस गद्यांश पर आधारित
पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे, तो हम संक्षेप में इस गद्यांश के भावार्थ को समझेंगे, तत्पश्चात इस पर आधारित जो भी प्रश्न होंगे उनका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। चलिए भावार्थ समझते हैं। एकस्मिन् ग्रामे, एक गांव में एक निर्धनः कृषकः वसति स्म। एक गांव में एक निर्धन किसान रहता था। एक गांव में, एकस्मिन् ग्रामे मतलब एक गांव में, एकः निर्धनः कृषकः वसति स्म, एक निर्धन किसान रहता था। स वह किसान स्वल्प भूखंडस्य स्वाम्यासीत। वह किसान स्वल्प भूखंड से, स्वल्प का मतलब है छोटे, बहुत कम, स्वल्प मतलब बहुत कम, भूखंड का क्या था, स्वाम्यासीत। ध्यान दीजिए यहाँ पर स्वाम्यासीत में संधि कौन सी है, तो यहाँ पर दो शब्द हैं, एक है स्वामी और एक है आसीत। आसीत मतलब होता है था, ये क्रियापद है। आसीत मतलब था, लंग लकार की क्रिया है, अस धातु से बनी हुई लंग लकार की क्रिया है। कौन था, स्वामी था। किसका स्वामी था, एक अल्प भूखंड का स्वामी था। कौन था, वह कौन, निर्धनः कृषकः। ठीक है, अब यहाँ स्वामी में क्या है, दीर्घ ई है, और इसके बाद असमान स्वर क्या आया है, आ आया है, तो ई के स्थान पर क्या हो गया, या हो गया, और इस तरह से हमारा संधिपद क्या बना, स्वाम्यासीत। क्या बना, स्वाम्यासीत। तो ध्यान दीजिए स्वाम्यासीत जो लिखा है, स्वाम्यासीत में संधि कौन सी है, यण संधि है। संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, स्वामी धन आसीत। तो जो निर्धन किसान था वह एक बहुत ही छोटे भूखंड का स्वामी था, परंतु तस्य प्रतिवेशी, प्रतिवेशी किसको कहते हैं, पड़ोसी को। किंतु उस किसान का जो पड़ोसी था, जो प्रतिवेशी था अर्थात पड़ोसी था, वह विस्तृत भूखंड से स्वाम्यासीत। वह विस्तृत भूखंड का, एक विशाल भूखंड का, एक बड़े भूखंड का स्वामी था। अस्मात् कारणात् एव, अब जो बगल में किसान रहता है वो एक विस्तृत भूभाग का स्वामी है, उसके पास बहुत सारे खेत हैं और इस किसान के पास बहुत कम खेत हैं। अब इस कारण से ही क्या होता है, इस अस्मात् कारणात्, इस कारण से ही प्रतिवेशी धनवान आसीत। ये जो निर्धन किसान था, इसका जो प्रतिवेशी है, जो पड़ोसी है, वो कैसा है, धनवान आसीत, बहुत ही धनवान है। सह स्वयं कृषि कार्यम न अकरोत, अब वो पड़ोसी किसान जो है वो स्वयं अपने कृषि कार्यों को नहीं करता है, खेती के काम वो स्वयं नहीं करता है, बल्कि तस्य क्षेत्रे श्रमिकाः कार्यम कुर्वन्ति स्म। उसके क्षेत्रे मतलब खेतों में, उसके खेतों में कौन काम करते हैं, श्रमिकाः कार्यम कुर्वन्ति स्म, श्रमिक लोग, मजदूर लोग काम करते हैं। प्रतिवेश मनसे, अब जो पड़ोसी किसान है उसके पास बहुत सारे खेत हैं और वह बहुत धनवान है, इस कारण से प्रतिवेशी मनसे, जो प्रतिवेशी है, प्रतिवेशी के मन में धनाढ्यतायाः, धनाढ्यता के कारण, अपनी संपन्नता के कारण अहंकारः संजातः, अहंकार उत्पन्न हो जाता है। प्रतिवेशी के मन में अपनी धनाढ्यता के कारण, अपनी संपन्नता के कारण, अपने वैभव के कारण अहंकार उत्पन्न हो जाता है। सह प्रायशः निर्धन कृषकस्य अपमानम करोति, और इस कारण से वह प्रायशः मतलब प्रायः निर्धन कृषकस्य, जो निर्धन किसान है उसका अपमानम करोति, अपमान करता है। अनेन प्रतिवेशिनः व्यवहारेण निर्धनः कृषकः दुखी अभवत। अनेन प्रतिवेशिनः व्यवहारेण, इस प्रतिवेशी के व्यवहार से, इस पड़ोसी किसान के व्यवहार से निर्धनः कृषकः दुःख भवत, दुखी होता है। दुःख भवत में भी यण संधि है, दुखी धन अभवत। तो इस पड़ोसी किसान के इस आचरण से, इस व्यवहार से जो निर्धन किसान है वो दुखी होता है। एकदा खिन्न मनसा, एक बार बड़े दुखी मन से, खिन्न मन से स्वक्षेत्रेषु अभ्रमत, वह निर्धन किसान अपने खेतों में भ्रमण कर रहा था। तेन एकः जनः स्वक्षेत्रे मूर्छित अवस्थायाम दृष्टः, और जब वो अपने खेत में भ्रमण कर रहा था तो भ्रमण करते हुए तेन उसके द्वारा एकः जनः, एक आदमी, एक व्यक्ति, स्वक्षेत्रे मूर्छित अवस्थायाम दृष्टः, अपने खेत में मूर्छित अवस्था में देखा गया।
कृषकेण मूर्छित जनस्य जल बिंदुभिः सेचनम कृतम। किसान दौड़कर जाता है, कौन किसान जाता है? वही निर्धन किसान जाता है। और जो मूर्छित व्यक्ति पड़ा हुआ है वो कोई और नहीं बल्कि उसका पड़ोसी वो धनाढ्य किसान है, जो अहंकार में आकर के जब तक उसका अपमान किया करता था, और जब तब नहीं बल्कि प्रायः अपमान किया करता था, है ना। तो जब उस निर्धन किसान ने देखा तो उस निर्धन किसान ने क्या किया? कृषकेण मूर्छित जनस्य, उस निर्धन किसान के द्वारा मूर्छित किसान के जल बिंद भी सेचनम कृतम, उसने उस मूर्छित किसान का, मूर्छित व्यक्ति का जल बिंदुओं से, पानी की बूंदों से सेचन किया, मतलब उसके ऊपर पानी छिड़का। और जब पानी छिड़का तो कृषकस्य तत्प्रयासेन, किसान के इन प्रयासों के द्वारा मूर्छित जनः संज्ञा लब्धवान, मूर्छित व्यक्ति को संज्ञा लब्धवान मतलब संज्ञा प्राप्त हो गई। संज्ञा प्राप्त होने का मतलब है कि वो होश में आ गया, उसकी मूर्छा दूर हो गई, उसने अपनी आंखें खोली। तो ये तो भावार्थ हो गया संक्षेप में इस गद्यांश का। अब हम देखते हैं इस गद्यांश पर आधारित जो प्रश्न है उसका उत्तर क्या होगा। तो पहला प्रश्न आ गया है आपके सामने, स्वल्प भूखंडस्य स्वामी कः आसीत। स्वल्प भूखंड का, छोटे भूखंड का या कम भूखंड का स्वामी कौन था? तो प्रतिवेशी पड़ोसी कम भूखंड का स्वामी था, पड़ोसी के पास कम जमीन थी। मूर्छित जना, मूर्छित आदमी के पास कम जमीन थी। धनाढ्य कृषकः, जो धनी कृषक था उसके पास कम जमीन थी। या फिर निर्धनः कृषकः। तो यहाँ पर आपको सही उत्तर मिल गया है। सही उत्तर क्या होगा? निर्धनः कृषकः। निर्धन किसान के पास भूखंड कम था, या भूखंड का स्वामी कौन था? कम भूखंड का, कम जमीन का स्वामी कौन था? निर्धन किसान था, है ना। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 10वां प्रश्न है, कृषकः कस्य व्यवहारेण दुखी अभवत। किसान किसके व्यवहार से दुखी हुआ था? कृषकः कस्य व्यवहारेण दुखी अभवत, किसान किसके व्यवहार से दुखी हुआ था? श्रमिकस्य, मजदूरों के व्यवहार से। प्रतिवेशिनः, पड़ोसी के व्यवहार से। आगंतुक जनस्य, आए हुए किसी आगंतुक के व्यवहार से, अतिथि के व्यवहार से। या मूर्छितस्य, मूर्छित के व्यवहार से। तो हमें पता है कि वो धनाढ्य किसान जो था उसके मन में अपने धन वैभव को लेकर अहंकार उत्पन्न हो गया, और वो प्रायः अपने पड़ोसी किसान का अपमान किया करता था। कौन किया करता था? प्रतिवेशी। जो पड़ोसी धनाढ्य किसान था वो इस निर्धन किसान का अपमान करता रहता था, और उसके व्यवहार से ये कृषक दुखी रहता था। तो कृषक कस्य व्यवहारेण दुखी अभवत, किसान किसके व्यवहार से दुखी रहता था? प्रतिवेशिनः, अर्थात अपने पड़ोसी के व्यवहार से दुखी रहता था। तो यहाँ पर हमें सही उत्तर मिल गया, वे विकल्प सही है। अब हम बात करते हैं 11वें प्रश्न की। 11वां प्रश्न है, प्रतिवेशी मनसि इत्यत्र कः समासः विद्यते। प्रतिवेशी मनसि, यहाँ पर कौन सा समास विद्यमान है? क्या बहुब्रीहि समास है, षष्ठी तत्पुरुष है, कर्मधारय है, या फिर द्वंद्व है? तो प्रतिवेश मनसी, यहाँ पर कौन सा समास है? प्रतिवेश मनस का मतलब है प्रतिवेशी के मन में। किसके मन में? प्रतिवेशी के। अब यहाँ पर काकी के चिन्ह आ रहे हैं, इसलिए निश्चित रूप से यहाँ पर समास कौन सा है? षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। मन जो है ये उत्तर पद है और उत्तर पद प्रधान है, और किसके मन की बात की जा रही है? पड़ोसी के मन की बात की जा रही है, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष समास सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 12वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, धनाढ्यतायाः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते। धनाढ्यतायाः इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति वर्तते, अर्थात धनाढ्यतायाः इस पद में कौन सी विभक्ति है। अब देखिए, आपको धनाढ्यतायाः का रूप तो याद नहीं होगा क्योंकि इस तरह का रूप हमने कभी पढ़ा नहीं है। यहाँ पर मूल शब्द जो है वो क्या है? धनाढ्यता। क्या है? धनाढ्यता। और धनाढ्यता जो है ये स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग रूप है। अब इसके रूप हमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने लता के रूप याद किए हैं, और अगर हमें लता के रूप याद हैं तो धनाढ्यता का रूप हम समझ जाएंगे कि कौन सा है, ये किस विभक्ति और किस वचन का है। लता का जब हम शब्द रूप पढ़ते हैं तो हमें लतायाः दो जगह मिलता है।
कितनी जगह मिलता है लतायाह? 2 जगह। कहाँ कहाँ मिलता है? एक पंचमी में मिलता है और एक षष्ठी में। और लतायाह की तरह ही क्या है? धनाढ्यतायाह। लतायाह की तरह ही क्या है? धनाढ्यतायाह, क्योंकि लता और धनाढ्यता ये दोनों आकारांत स्त्रीलिंग हैं, तो इसके रूप धनाढ्यता के रूप जो है लता की तरह चलेंगे। तो लतायाह पंचमी और षष्ठी दोनों विभक्तियों में एक वचन में पाया जाता है ये रूप, है ना। तो धनाढ्यतायाह में भी या तो पंचमी होगा या षष्ठी होगा। अब यहाँ पर दोनों विकल्प दिए हैं, हम किसका चयन करेंगे? अब हम चयन करेंगे हमारे गद्यांश में इस पद का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, उस आधार पर हम सही उत्तर का चयन करेंगे। तो चलिए देखते हैं गद्यांश में इस पद का प्रयोग किस अर्थ में हो रहा है। अगर इसका प्रयोग किसी से अलग होने के अर्थ में हो रहा होगा तो पंचमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि पंचमी में अपादान कारक होता है, अलगाव में अपादान होता है, और किसी से कुछ अलग हो रहा होगा तो पंचमी होगी, और अगर हम किसी के विषय में बात कर रहे होंगे तो फिर क्या होगा? षष्ठी विभक्ति होगी, है ना। कहाँ पर दिया है धनाढ्यता? तो ये देखिए प्रतिवेशी धनवाना से तस् क्षेत्रे प्रतिवेश मनस धनाढ्यतायाः अहंकारः संजातः। प्रतिवेशी के मन में, पड़ोसी के मन में धनाढ्यतायाः, धनाढ्यतायाः का मतलब है धनाढ्यता का, मतलब अपने धनी होने का, अहंकारः संजातः, अहंकार हो गया। किसका अहंकार हो गया? तो अहंकार किसका हो गया? धनाढ्यता का। धनाढ्यता का अहंकार हो गया है। अब यहाँ पर काकी के चिन्ह आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम कह सकते हैं षष्ठी विभक्ति है, संबंध कारक है, और संबंध कारक है तो फिर षष्ठी विभक्ति वाला विकल्प ही सही हो जाएगा। और यहाँ देखिए पंचमी षष्ठी दोनों दिए हैं, या तो ऐसा विकल्प होता कि तीसरा विकल्प होता कि उभौ अपि, मतलब दोनों सही हैं। कौन दोनों सही हैं? पंचमी भी और षष्ठी भी। लेकिन ऐसा विकल्प है नहीं, तो हमको या तो पंचमी का चुनाव करना पड़ेगा या फिर षष्ठी का। लेकिन पंचमी का चुनाव नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है वो अर्थ किसका है? षष्ठी का है। इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? षष्ठी विभक्ति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की हम करते हैं बात। 13वां प्रश्न, अकरोत इत्यस्मिन् पदे कः लकारः विद्यते। पूछा जा रहा कि अकरोत में कौन सा लकार विद्यमान है। तो अकरोत में लकार कौन सा है? हमको पता है जब धातु के पहले अ लग जाता है वहां पर लकार कौन सा होता है? लंग लकार होता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर लंग लकार विद्यमान है। लंग लकार का प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं? भूतकाल के अर्थ में करते हैं। वी विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। 14वां प्रश्न है, अनेन इत्यस्मिन् पदे किम प्रातिपदिकम। जो अनेन हमारा शब्द रूप है, अनेन जो विभक्ति का रूप है, इसमें प्रातिपदिक क्या है, मतलब मूल शब्द क्या है? तो अनेन इत्यस्मिन् पदे किम प्रातिपदिकम इदम हो जाएगा। ठीक है, ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और देखते हैं 15वां प्रश्न क्या है। तो 15वां प्रश्न, क्षेत्रेषु भ्रमत इत्यत्र कः संधि विद्यते। क्षेत्रेषु भ्रमत इस पद में कौन सी संधि है? तो क्षेत्रेषु भ्रमत इस पद में संधि कौन सी है ये देखना है। सबसे पहले इसका हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलिए आप लोग भी कीजिए, संधि विच्छेद क्या होगा बताइए जल्दी से। तो क्षेत्रेषु भ्रमत, यहाँ पर देखिए वाह है, और जहाँ पर वाह हो, वाह से पहले कोई अक्षर आधा हो, वहाँ पर यण संधि होती है। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? क्षेत्रेषु धन अभ्रमत। क्या हो जाएगा? क्षेत्रेषु धन अभ्रमत, अर्थात खेतों में भ्रमण कर रहा था, खेतों में भ्रमण कर रहा था। यहाँ पर ऊ है और ऊ के बाद आ है असमान स्वर, इसलिए ऊ का क्या हो जाएगा? वाह हो जाएगा। और ऊ का वाह हो गया तो शा कैसा बचेगा? आधा बचेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि संधि कौन सी है तो निश्चित रूप से यहाँ पर यण संधि का प्रयोग हुआ है। ए विकल्प सही उत्तर हो जाएगा। और क्षेत्रेषु भ्रमत का संधि विच्छेद क्या होगा? क्षेत्रेषु धन अभ्रमत। तो ये 15वां प्रश्न जो था इसका भी सही उत्तर हमें मिल चुका है। अब ये जो आज के गद्यांश की श्रृंखला थी, जो गद्यांश था प्रीवियस ईयर में पूछा गया, वो यहीं पर होता है समाप्त, है ना। उम्मीद करते हैं ये क्लास आपको समझ में आई होगी, ये जो गद्यांश हैं ये आपको समझ में आए होंगे।
और अगर कोई समस्या है किसी शब्द को लेकर या किसी प्रश्न को लेकर, आपको लगता हो कि इसका ये विकल्प नहीं, ये होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी समस्या का, आपकी जिज्ञासा का प्रशमन किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। और हम पुनः मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। वो गद्यांश का या पेडागोजी का टॉपिक होगा। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए पेडागोजी के प्रश्न होंगे या प्रीवियस ईयर में पूछे गए गद्यांश होंगे, उनके साथ हम पुनः मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग पढ़ते रहे और अभ्यास करते रहे, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा है। 20 तारीख को पेपर होना है और निर्धारित समय पर पेपर हो जाएगा, ये भी निश्चित है। इसलिए कतई लापरवाही मत कीजिएगा, ऐसे ही अभ्यास करते रहिएगा और हम आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे जल्द ही पेडागोजी के प्रश्नों के साथ। तो तब तक अपना पढ़ाई का जो क्रम है उसको अनवरत जारी रखिए और अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सबका आभार। नमस्कार।